नमस्कार। फैजल शाह जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं इंडिया से, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है उन लोगों को जो कि ऋषि सुनक को देख के बोल रहे थे कि क्या एक मुस्लिम उस पोजीशन तक पहुंच सकता है इंडिया में जहां माइनॉरिटीज पहुंच रहे हैं यूके में। फैजल शाह ने बोला कि मैं हूं, आईएएस टॉप किया और इंडिया में ही ये हो सकता है कि एक मुस्लिम, वो भी कश्मीर से आता हुआ मुस्लिम, एक आईएएस टॉप करे। बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब पब्लिकली दिया, ट्विटर पे दिया और साथ में ये भी बोला कि मैं आईएएस छोड़ के चला गया था। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह, इन दोनों की लीडरशिप में ही छोड़ के गया था और इन दोनों की लीडरशिप में ही मैंने वापस दरखास्त लगाई कि मुझे वापस ले लिया जाए और मैं वापस आज एज एन आईएएस काम कर रहा हूं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक्टिविस्ट और एनालिस्ट नाजिया इलाही खान। नाजिया मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नाजिया मैम, हाँ जी। ये जो फैजल शाह ने बोला है, एक बड़ी चीज बोली है और खासतौर से पाकिस्तान को जवाब दिया और अपने इंटरनली इंडिया में भी शशि थरूर साहब ने भी बहुत सारी चीजें बोली, सबको जवाब दिया कि आप जिस जैसा इंडिया को प्रोजेक्ट कर रहे हो वैसा है नहीं। इंडिया में मुस्लिम्स प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है मुस्लिम्स प्रेसिडेंट रहे हैं, मुस्लिम्स इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रहे हैं और साथ में मैं खुद भी रहा हूं, अपने लिए उन्होंने बोला। और छोड़ के चला गया जो जिस जिस पार्टी को, जिस प्राइम मिनिस्टर को, जिस होम मिनिस्टर को एंटी मुस्लिम परसीव किया जाता है, उन्होंने ही मुझे वापस बुलाया और वापस मैं आज दोबारा जॉब कर रहा हूं। ऐसा सिर्फ इंडिया में हो सकता है। मैम, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो सबसे पहले कांग्रेचुलेट करूँगी फैसल शाह को। 2009 के बैच के वो टॉपर रहे हैं आईएएस के, जो उन्होंने कश्मीर से आकर के यहाँ तक का सफ़र तय किया और बहुत ही प्राउड फ़ील होता है ऐसे मुसलमानों को देख कर के। जहाँ तक एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है हमेशा कि केंद्र में जो सरकार बैठी है, वो मुसलमानों के अगेंस्ट सरकार बैठी है। इसी सरकार के अंदर नाज़िया इलाही खान भी है, इसी सरकार में एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, इसी सरकार में सुबूही खान भी हैं, इसी सरकार में शाज़िया इल्मी भी हैं और ऐसे अनगिनत मुसलमान हैं जो काम कर रहे हैं। देखिए, एक एक अलग से एक निकालिए, एक रेशियो निकालिए, जो जो एक मुसलमान है जो आज भी ये सोचते हैं कि हम गाय का गोश्त खाते हैं तो ही हम मुसलमान हैं, चाहे हमको कुरान का मतलब पता हो या ना हो। एक सोचते हैं कि हमको हिजाब पहनना है तो ही हम मुसलमान हैं, भले ही हम पब और बार में जा करके हम अल्कोहल का बोतल उठा लें, लेकिन हमारा स्कार्फ नहीं खुलना चाहिए, जो मैंने अपनी आँखों से भी देखा है। तो अलग-अलग मुसलमान का रेशियो है और एक मुसलमान एक ऐसे बड़े रेशियो में आता है जो बहुत क्वालिफाइड होता है, जिसके लिए इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट और डेवलपमेंट ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसके लिए एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसके लिए मॉडर्न होना बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसके जिसके दिमाग में ये चीज़ें होती हैं कि जैसे-जैसे ईरा चेंज होता है, वैसे-वैसे हमको भी चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। तो हम उन कैटेगरी में आते हैं। फैसल शाह के बारे में आप सोचिए कि जो इंसान कश्मीर से आया और उन्होंने पहले रिजाइन भी किया है, इसी सरकार में रिजाइन किया, क्योंकि उनको पता नहीं ये उनका अपना परसेप्शन रहा होगा, लेकिन फिर उन्होंने ही ट्वीट करके कहा है कि वाहिद एक ऐसी सरकार है भारत में जहां मुसलमान दिल खोल कर काम कर सकता है। सोचिए, एक ऐसी सरकार है जो क्राइम के अगेंस्ट में काम कर रही है। हम जा करके लोगों को क्या समझाएं कि हाँ, ये प्रधानमंत्री बहुत बुरे हैं जो स्वच्छ भारत अभियान बनाए हैं। हाँ, एकदम बुरे हैं। इन्होंने सारे जितने भी सीबीआई की टीम है, जितनी भी एनआईए की टीम है, जितनी भी ईडी की टीम है, जितने भी ऑफिसर्स है, जितने भी आईएएस है, जितने भी क्राइम ब्रांच के लोग हैं, सबको कहा है उठ जाओ, गुड मॉर्निंग करो, क्योंकि हमको अब क्राइम नहीं चाहिए। इसलिए कहे कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत खराब है। हम अपने प्रधानमंत्री को खराब क्यों कहें? क्योंकि वो एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो कास्ट और क्रीड नहीं देख रहे हैं। उनका कहना सिर्फ इतना है कि हर एक इंसान क्वालिफाइड होना चाहिए और कैपेबल होना चाहिए अपनी बातों को रखने के लिए। हम इसलिए प्रधानमंत्री को खराब कहें कि वो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ा दो प्लीज। हम इसलिए प्रधानमंत्री को खराब कहें क्योंकि वो ये कहते हैं कि जितना भी लोगों ने लूटा है सरकार का पैसा, वो हम निकाल कर रहेंगे हर हाल में, बाय हुक और बाय क्रुक। लाल किला से प्रधानमंत्री ने कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ क्राइम भारत अभियान भी चल रहा है, चलाना पड़ेगा और क्राइम को खत्म करना पड़ेगा। आज से उन्होंने बीड़ा
15 अगस्त को उन्होंने कहा था। तो हम इन चीजों के लिए प्रधानमंत्री जी को खराब कहें, जो मन की बात करते हैं, जो बच्चों से मिलते हैं मोहब्बत से, जो बच्चों के साथ स्कूल में जाकर के बैठते हैं, जो जो चेयर हटा करके लेबर्स के साथ सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, हम ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे लोगों के सामने खराब कहें? किस हिसाब से खराब कहें? ये कह दें कि अरे प्रधानमंत्री तो बस 24 घंटा में 22 घंटा काम ही करते हैं। अरे भाई अपने परिवार के साथ जाओ। हम ऐसे प्रधानमंत्री को खराब कहें जिनके घर के लोग फ्लाइट नहीं देखे हैं। हम ऐसे प्रधानमंत्री को खराब कहें जिनकी माँ ऑटो रिक्शा पर ट्रैवल करके इधर से उधर जाती है। हम ऐसे प्रधानमंत्री को खराब कहें कि जिनका घर 5 स्टार होटल जैसा आज भी नहीं है। हम ऐसे प्रधानमंत्री को खराब कहें जो शायद भारत को अपना परिवार समझकर सही से सो भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे खराब कहें? क्योंकि हम राइट, मुस्लिम हैं इसलिए खराब कहें? कैसे खराब कह दें? किसने कहा? क्या यूपी में गाय गोश्त नहीं बिक्री होता है? क्या यूपी में कुर्बानी नहीं होती है? होती है ना। हम कैसे प्रधानमंत्री को खराब कह दें कि आप एक सोशल वेलफेयर के जगह को आप हड़प कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, आप उस पर बिल्डिंगें बनाते हैं, आप झूठ-मूठ का मदरसा बनाते हैं और अपने पूरे परिवार को लग्ज़रियस लाइफ देते हैं और जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे होते हैं, वो साग और राइस खाते हैं। तो इसमें कहाँ गलत है कि हर एक अंदर की चीज जो छुपी हुई थी, जिसको छुपा करके आम जनता को परेशान किया जा रहा था, आज उसको निकाला जा रहा है, आज उसको बाहर पब्लिक के सामने लाया जा रहा है कि देखो यहाँ पर गलती थी। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास इतना मतलब एनर्जी है या हमारे पास इतनी काबिलियत है कि हम ऐसे प्रधानमंत्री को खराब कहें जो मतलब टिप टू टो टिप टू टो हर एक चीज जनता के लिए कर रहे हैं। जो जनता को जनता कभी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं वो मेरा परिवार है। जो गाड़ियों से उतर जाते हैं जनता से मिलने के लिए। आज देखिए हम देखते हैं कि बहुत सारी एक्ट्रेस में बहुत नखरा होता है, बहुत नाज होता है, बहुत अजब सा एक प्राउड होता है, जिसकी वजह से कई फिल्में भी बॉयकॉट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान में। अभी सीरियल वाइज में मैंने भी लाल सिंह चड्ढा बैंड किया। मैं अभी पठान के लिए भी हाई कोर्ट मूव कर चुकी हूँ क्योंकि दीपिका पादुकोण कहीं भी चली जाती हैं अपना साइलेंट कंट्रोवर्सी करने के लिए, अपने अपने मूवी को हाईलाइट करने के लिए। आप देखिए बॉम्बे में पेरिस हिल्टन आई थी, वो खड़े होकर के बच्चों के साथ रुक करके अपने फोन से वो सेल्फी ले रही थी। तो इसको कहते हैं हम्बल नेचर। इसको कहते हैं कि आपका जो घमंड है, आपका जो पोर्टफोलियो है या प्रोफाइल है, वो आपके सर पर चढ़कर नाच नहीं रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि ऋषि सोनिक जी प्राइम मिनिस्टर बने यूके के, और आज उनका पहले लोगों ने प्रीवियसली बहुत मजाक उड़ाया। अरे देखो वो क्या दिखा रहा है फॉरेन कंट्री में कि गोरू को गाय को घास खिला रहा है, मंदिर जा रहा है, तिलक लगा रहा है। अरे मैं कहीं भी चले जाऊं, मैं पेरिस चले जाऊं, मैं इटली चले जाऊं, मैं कहीं भी चले जाऊं, क्या मैं अपनी सभ्यता भूल जाऊंगी? क्या मैं अपनी संस्कृति भूल जाऊंगी? क्या मैं ला इलाहा पढ़ना भूल जाऊंगी? क्या मैं देख करके किसी को सलाम करना भूल जाऊंगी? या भारत माता को जय बोलना भूल जाऊंगी? या तिरंगा झंडा पर सैल्यूट करना भूल जाऊंगी? या हमारे प्रधानमंत्री पेरिस या लंदन आ जाएंगे तो क्या झुक करके नमस्कार करना भूल जाऊंगी? कौन सी चीज भूल जाऊंगी? आज अगर मैं लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो जाती हूँ तो क्या मेरा बेटा पहली बार मेरे से मिलेगा, एयरपोर्ट पे मुझे पिक करेगा तो सलाम नहीं करेगा, हे बेब बोलेगा? तो संस्कार तो नहीं भूल सकते ना, हम कहीं भी रहें, हम कहीं भी चले जाए। तो वो इंसान भी, ऋषि सोनक भी अपना संस्कार नहीं भूला। वो अपने संस्कार के साथ आज पीएम बनकर के खड़ा हुआ और लोगों को ये बताया कि हिंदुओं में ताकत कम नहीं है, बस वो सभ्यता का बहुत ख्याल रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो क्रिमिनल और डायबोलिक माइंडेड जो मुसलमान हैं, उनको अब ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान भी अगर ये चले जाएं हिंदुस्तान के मुसलमान ना, तो सलाम का जवाब भी ना देंगे और इनको जगह भी ना देंगे रहने के लिए, बल्कि और टॉर्चर किया जाएगा। वैसे भी हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई भी मुस्लिम कंट्री एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। इवन हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को सारी मुस्लिम कंट्रीज बेशतर मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज ये कहती है कि ये मुसलमान है ही नहीं। तो भाई जो आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं, आप उसके लिए मरे जा रहे हैं। जो हरा झंडे वाले आपको रिस्पेक्ट ही नहीं देना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, आप उसके लिए मरे जा रहे हैं। लेकिन जो तिरंगे झंडे वाले लोग आपको एक दर्जा दे रहे हैं, हर जगह आपको आपका एक रेशियो बना के दे रहे हैं, आपको रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, आपको शिक्षा देना चाहते हैं, बराबरी का हक देना चाहते हैं, आप उसको रोज सुबह उठ करके गालियां देते हैं।
अरे भाई काम कर रहा है एक इंसान, काम करने दो ना, काम करने दो, क्यों नहीं काम करने दे रहे हो? उसका काम भी आपको बुरा लग रहा है जस्ट बिकॉज कि वो भारत माता की जय बोलता है, जस्ट बिकॉज कि वो जय श्री राम बोलता है। क्यों आप ईद की नमाज नहीं पढ़ते? आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर नहीं बोलते? तो जब आप हिंद के सितान में खड़े होकर के, हिंदुस्तान में खड़े होकर के नारे तकबीर करते हैं, अल्लाह अकबर करते हैं, तो वो अपने हिंद के सितान में जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकता है? क्यों नहीं बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैसल जैसे लोगों पर, ऋषि सोनक जैसे लोगों पर प्राउड फील होता है, प्राउड फील होता है। प्रॉफिट होता है। मैम, जो फैजल शाह ने एग्जैक्टली लिखा, अगर मैं आपको लाइंस पढ़ के बताऊं तो, ऋषि सोनक्स अपॉइंटमेंट माइट बी सरप्राइज फॉर मेनी फॉर आवर नेबर्स वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन bars non-Muslims from top posts in government, but the Indian democracy has never discriminated ethics and religious minorities from the rest. As equal citizen, Indian Muslims enjoy freedom and that are unthinkable. उसके बाद लिखते हैं, in any that are unthinkable in any Islamic country. My own life is about a journey shoulder to shoulder with each fellow citizen of this country of 1.3 billion people, where I have felt owned, respected, encouraged, and at times pampered at every step of the way. That's India. अब ये जो उन्होंने लिखा है, बड़ी फक्र की चीजें लिखी हैं, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ इट कि क्या लिखा है उन्होंने। मैम, क्या आप इस चीज को जो है बोल रहे हैं, क्या इसको इंडियन मुस्लिम मानता है, एक्सेप्ट करता है? देखिए, मैं कल की ही आपको बात बता देती हूँ। कल मैं काली पूजा मैंने अटेंड किया था और मैं काली माता के सामने हाथ जोड़ करके नमस्कार करके खड़ी हुई थी, और पिक्चर तो बहुत सारे लोग ले ही लेते हैं, उसमें से एक पिक्चर मैंने भी ट्वीट किया था और अपने इंस्टा पर डाला था। एवरीवन इज लाइक मुसलमान, जितने मुसलमान थे सबने कहा कि फतवा जारी करो इसके लिए, इसने धर्म भ्रष्ट कर दिया है, इसने, ये मुसलमान के कहलाने के काबिल ही नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। आप होते कौन है फतवा जारी करने वाले, और आपको करना है तो आप कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब कुरान ने कहा है कि मैं किसी के धर्म को बेइज्जत नहीं कर सकती हूँ, तो मैं होती कौन हूँ करने वाली? मैं क्यों करूं मैं? और देखिए, ये जाहिल, देखिए सच्चा कमीशन की रिपोर्ट है कि हम दलितों से भी नीचे हैं जहालत में, हम जहालत में दलितों से भी नीचे है। देखिए, हम बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट में, हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी है इंडिया में बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहता है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अगर आप बहुत वेल एजुकेटेड जगह पर लेकर जाइएगा, उनको सफोकेशन होने लगेगा। मुस्लिम कम्युनिटी को अगर आप बहुत ब्रॉड और बोल्ड माइंडेड लोगों के साथ बैठा दीजिएगा, उनको सफोकेशन होने लगेगा। मुस्लिम कम्युनिटी की बेटियां अगर बहुत ज्यादा पढ़ लेती हैं तो घर पे रिश्ते नहीं आते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की बेटियां अगर बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं तो घर पे रिश्ते नहीं आते हैं, क्योंकि लड़का सोचता है कि ये इतनी खूबसूरत है तो इसका नाच नखरा बहुत ज्यादा होगा। मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां अगर बहुत वोकल होती हैं तो वो पहले ही अपने आप में इल्यूजन पूरा स्टोरी बना लेते हैं कि ये तो ससुराल में टिक ही नहीं पाएगी, अरे इसको एक्सेप्ट कौन करेगा। लोग पास पड़ोस बोलते हैं, ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हो चुका है कि मेरी माँ को बोला गया है, लोगों ने बोला है कि अरे कितना पढ़ा रही हो, रिश्ते नहीं आएंगे। और एक्चुअली में यही हो रहा था मेरी बहनों के साथ, कि इतना पढ़ ली है, कोई एमबीए कर ली है, कोई एलएलबी कर ली है, कोई क्या कर ली है, अब तो रिश्ते ही नहीं आएंगे। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इनको वेल एस्टैब्लिश, वेल एडुकेटेड और वेल फर्निश्ड चीजें इनको पसंद नहीं आती हैं, इनको हजम नहीं होता है। इनको चाहिए हिजाब में लदी धसी मरी हुई लड़की जिसके ऊपर ये अत्याचार कर सके, जिसको ये बच्चा पैदा करने की मशीन बना सके, जिनको ये रोटी ठोकने की मशीन बना सके, इनको बस इतना ही चाहिए। आज देखिए फैसल शाह जैसे लोग आज सामने आ रहे हैं। आज मैं इंडिया में कैलकाटा में लास्ट यहाँ पर 13 साल से कंटिन्यूड हूँ। यहाँ पर मैं बहुत टारगेट हुई है। इवन आप इमेजिन नहीं करेंगे, मेरी गाड़ी तोड़ी गई है, मेरी गाड़ी जलाई गई है मुस्लिम एरिया में मेरी गाड़ी जलाई गई है, तोड़ी गई है, मुझे प्रोस्टिट्यूट बोला गया है मुस्लिम एरिया में। तो और लेकिन हिंदूज एरिया में जब दुर्गा पूजा और रमजान एक साथ हो रहा था, और जब मैं वहां पर मीटिंग्स में, सोशल मीटिंग्स में जा रही थी, तो वो लोग मेरे लिए अफ्तार का इंतजाम कर रहे थे और मंच के पीछे मुझे जगह दे रहे थे कि दीदी आप तो नमाज पढ़िएगा मगरिब का, जरूर पहले अफ्तार और जूस कर पी लीजिए और उसके बाद फिर नमाज पढ़ लीजिए। अब आप बताएं कि मैं किसको अच्छा बोलूं, आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं किसको अच्छा बोलूं। एक वो मुस्लिम एरिया जो मुझे देख करके
कि ये बहुत मुसलमानों के अगेंस्ट में बोलती है। मैं मुसलमानों के अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि तुम डेवलप हो जाओ, तुम एडुकेटेड हो जाओ, तुम कैपेबल हो जाओ, मैं ये कह रही हूँ। जो भारत के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि टाइम है, वक्त है। एक टाइम था कि मुसलमानों को हमेशा दबाया गया था, हमेशा उनको चुप कराया गया था, उनको पैसे दे करके सिर्फ पैसे पर उनका मुंह में ताला लगाया गया था। 10-12 ऐसे ठेकेदार हैं जो रोज टीवी चैनल पर खिड़की में बैठ जाते हैं और कुछ ना कुछ आयतें पढ़ करके लोगों का दिमाग खराब करते रहते हैं। अरे भाई, एजुकेशन तुम पढ़ लो, तुम खुद उनको पढ़ा दो। तो ये चीजें मुसलमानों को पसंद नहीं आती हैं। एंड आई पर्सनली रियली फील सेफ विथ हिंदूज, राइट। ओके, ये पूरा था मैम डिस्कशन, लंबा डिस्कशन था, और इस पे विल फर्दर एनहांस जब हम दोबारा मिलेंगे तब फर्दर हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही मैम, थैंक्स अ लॉट, आपसे इतनी देर का टाइम लिया था, धन्यवाद मैम ज्वाइन करने के लिए, और उम्मीद है कि आपके साथ एक डिस्कशन और जल्दी करेंगे एक और टॉपिक पे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सो मच।